तो आज का हमारा टॉपिक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कि टीबी का कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस कैसा होता है, उसका मोर्फोलॉजी क्या होता है। पहले तो वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है और वीकली ग्राम पॉजिटिव, वो 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये एक याद रखना है आपको। फिर उसका शेप कैसा होता है, रोड शेप। अब उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। मेनली 3 टाइप में क्लासिफाइड होता है ये। माइको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स, जो कि टीबी के लिए पॉजिटिव होता है, वो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो लेप्रेसी करता है। ठीक है, और नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम, जो क्या करता है, अपॉर्चुनिटिक ह्यूमनिस्टिक इन्फेक्शन। मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन, जैसे कि हमको हमारा इम्यूनिटी लो होता है तो आसपास में जो भी पॉजिटिव एजेंट है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो सकता है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटिक ह्यूमन इन्फेक्शन। ठीक है। अब टीबी में कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, सबसे पहले यूजुअली अफेक्ट द लंग्स एंड अदर ऑर्गन ऑल्सो इन्वॉल्व। अब ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करता है, वो लिम्फ नोड को भी अफेक्ट करता है, लेरिंग्स को भी अफेक्ट करता है, हमारे सारे ऑर्गन पे डैमेज करता है, सारे ऑर्गन पर असर करता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी असर करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ लंग्स को ही अफेक्ट करता है, वो सारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है। अब देखते हैं उसका एंटीजन जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। 2 टाइप का होता है एंटीजन। पहला तो सेल वॉल एंटीजन और साइटोप्लाज्मिक। सेल वॉल मतलब जो सेल वॉल होती है हमारे सेल की, वो, और साइटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है वो। अब सेल वॉल किस से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइसिन का लेयर होता है। उसमें क्या होता है, एरेबिनोगैलेक्टिन एक प्रोटीन है, एरोबिनोगैलेक्टिन प्रोटीन, मायोकोलिक एसिड, और सबसे बाहर लिपिड और ग्लाइकोलिपिड का लेयर होता है उसमें। ठीक है, और साइटोप्लाज्म एंटीजन कौन कौन सा होता है, एंटीजन 5, 6 और 16। ठीक है, ये सिर्फ इतना याद रखना है। अब बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पैथोजेनेसिस क्या है। ठीक है, सबसे पहला सोर्स की बात करते हैं। सोर्स क्या है उसका, ह्यूमन। ह्यूमन मतलब हम जो हमारे हमको इन्फेक्शन लगे, हम खांसेंगे या छींकेंगे तो उसके द्वारा जो उसका फैलाव होगा, वो उसके लिए इसको सोर्स बोला गया है, ह्यूमन को। ठीक है, और बोवाइन सोर्स, बोवाइन सोर्स मतलब क्या होता है, हमारा जो हम जो दूध खरीदते हैं किसी भी डेयरी से, या उस पर लिखा होता है पास्चुराइज मिल्क, अब उसको पास्चुराइज नहीं किया गया तो उसमें भी टीबी के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं बोवाइन सोर्स। ठीक है, अब ये सोर्स से हमारे अंदर इनहेल हुआ, हमने सांस ली और हमारे अंदर आया, तो सबसे पहले जाके ये हमारे बॉडी में मेनोज रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेज पे, उधर जाके चिपक जाएंगे, उसके साथ बाइंड बनाएंगे, मैक्रोफेज पे ही डायरेक्ट सीधा असर करते हैं। अब मैक्रोफेज पे आया कोई भी, तो मैक्रोफेज का सीधा सा सिंपल काम है, वो किसी भी चीज़ को एंगल्फ करेगा, उसके लिए जो प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं फेगोसाइट। ठीक है, अब फेगोसाइट तो किया, और ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके पास एक खास किस्म की विशेषता है कि वो अंदर जाके अपना जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज करता है, उसकी वजह से फेगोसाइट के अंदर भी वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, और अंदर जिंदा रहता है, और जब वो मैक्रोसाइट और जो मैक्रोफेजिस है वो फटेंगे तो हमारी बॉडी में टीबी का इन्फेक्शन फैलेगा। ठीक है, ये सिंपल सा पैथोजेनेसिस होता है। क्या होता है, सबसे पहले इनहेल होता है, इनहेल होने के बाद मैक्रोफेज पे अटैच होता है, अपना स्ट्रक्चर बदलता है, फटेगा और इन्फेक्शन फैलेगा। ठीक है, अब टीबी का फैलाव ट्रांसमिशन कैसे होता है, हम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयरबोर्न छींकने के द्वारा जो होता है वो। इनोक्यूलेशन मतलब डायरेक्ट स्किन टू स्किन जो कांटेक्ट आता है, ऐसा स्किन कांटेक्ट में आए तो हमारा फैलेगा ऐसा। इंजेक्शन मतलब स्पूटम स्वेलोइंग करते हैं, जो अपना स्पूटम बाहर नहीं फेंकते, वो इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, किस किस को होने की शक्यता सबसे ज़्यादा है टीबी में। सबसे पहले इम्यूनिटी जिसकी लो है, किस में, एचआईवी में होती है हमेशा इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसको बोलते हैं, या तो फिर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो जो ड्रग्स देते हैं कि हमारी इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक कर दे ताकि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो, उस पेशेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अदर कंडीशन में क्या क्या है, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, देखो मैंने पहले बोला वो जेजुनल बाईपास, गैस्ट्रेक्टोमी, क्रोनिक रीनल फेलियर आदितर रोग में देखने को मिलता है। अब एज, कौन सी एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लेट एडोलसेंस मतलब कि बुढ़ापे के आसपास, जब हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है तब। और अर्ली एडल्टहुड मतलब कि बच्चों में, मतलब जब हमारी इम्यूनिटी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई तब वीक होती है, या तो हम बूढ़े होने वाले होते तब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, तब टीबी होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन,
मतलब कि जो मैंने आपको बताया टीबी, क्लिनिक में हमें 2 टाइप के टीबी देखने को मिलते हैं। क्या? पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी मतलब कि हमारे डायरेक्ट लंग को जो अफेक्ट करता है वो वाला टीबी, ये पल्मोनरी टीबी। अब वो मेनली देखने को मिलता है 60 टू 90% केस ऑफ टीबी में ये पल्मोनरी टीबी ही होता है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स में ही टीबी होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी टाइप का भी एक डिसीज है। उसमें क्या होता है कि हमारे कोई अदर ऑर्गन में कुछ हुआ है, उसकी वजह से हमको टीबी हो रहा है, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बारी बारी से क्या क्या होता है। ट्यूबरक्यूलस लिम्फेडिनाइटिस मतलब लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से हमें ट्यूबरक्यूलोसिस का इन्फेक्शन होता है। अब इसमें कौन कौन से लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन होता है? पोस्ट सर्वाइकल और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, ठीक है। इस लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन होगा, इसमें कुछ हुआ तो उसकी वजह से टीबी होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबरक्यूलर लिम्फेडिनाइटिस, ठीक है। प्लूरल ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब कि प्लूरल इफ्यूजन होता है, उसकी वजह से टीबी का इन्फेक्शन होता है। ट्यूबरक्यूलस ऑफ अपर एयरवे मतलब कि लैरिंग्स, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, इसमें कुछ हुआ उसकी वजह से होता है। जेनाइटो यूरिनरी ट्यूब मतलब कि उसमें कुछ दिक्कत हुई, जेनाइटो यूरिनरी ट्यूब जो हमारा जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें कुछ दिक्कत हुई, उसकी वजह से भी टीबी होता है। स्केलेटल ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ सीएनएस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टीबी, ठीक है। मतलब इस ऑर्गन में डैमेज हुआ या तो इसमें कुछ दिक्कत हुई, उसकी वजह से टीबी होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ठीक है। अब हमको टीबी जैसा लग रहा है, पहले तो क्लिनिक में साइन कौन कौन सा देखने को मिलेगी। टीबी वाला पेशेंट होगा तो उसका सीवियर वेट लॉस होगा, मतलब आपको इतना हट्टा कट्टा आदमी होगा, 1-2 महीने में तो एकदम इतना सूखी लकड़ी के जैसा पतला हो जाएगा। और उसको टीबी वाले पेशेंट को कई महीनों से या तो फिर सालों से खांसी रहती होगी, ठीक है। और उसका जो स्पुटम निकलता है वो कैसा होता है? रस्टी स्पुटम, रस्टी स्पुटम, और उसमें ब्लड भी आता है, ठीक है। वो ये हमारे टीबी की खास, मतलब बोले तो हम क्लिनिक से ऐसा देख के ही बता सकते हैं कि उसको टीबी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीबी में ही ये होता है, पर टीबी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा, लैब इन्वेस्टिगेशन। अब लैब इन्वेस्टिगेशन में मैंने सबसे पहला बोला स्पुटम, स्पुटम रस्टी होता है, ब्लडी होता है वो, तो अब स्पुटम देख के कल्चर करेंगे, उसमें से पता चल जाएगा इन्फेक्शन है या नहीं है। अब एक हम टेस्ट करवा सकते हैं हमारे क्लिनिक में, क्या? इनहेल डीपली, मतलब पेशेंट को हम बोलेंगे ऊंडे ऊंडे श्वास लो, गहरे गहरे श्वास लो। अब जब वो इनहेल करेगा तो उसको खांसी आएगी। देखो अब आप भी करके देखो, आप करोगे तो आपको खांसी नहीं आएगी, पर इस पेशेंट को खांसी आएगी, ठीक है। और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो तो किसी भी में करवा सकते हैं ताकि हमको पता लग सके। अब ट्रीटमेंट क्या है? एंटी ट्यूबरक्यूलस ड्रग, ये आपके काम की नहीं है, छोड़ो। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे मनाया जाता है। ये एक याद रखना, एमसीक्यू का है सवाल। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे मनाया जाता है। अब ट्रीटमेंट में वैक्सीनेशन कौन सी है? बीसीजी, सबको पता है ट्यूबरक्यूलोसिस में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? बीसीजी, ठीक है। तो आई होप आप सबको ट्यूबरक्यूलोसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी थोड़ी सी मदद हो सके। थैंक यू।